हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी.एन. त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि यूरोपी क्यों दूसरा रास्ता ढूंढे। प्राचीन काल से ही हमारे देश में यूरोपियों का व्यापार चलता था, लेकिन किन कारणों की वजह से उन्होंने हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से होते हुए भारत पे आए, एक नया रास्ता ढूंढे। वास्को डी गामा आया, फिर उसके बाद से वास्को डी गामा के बाद से कैब्राल आया, कैब्राल के बाद से फिर दोबारा वास्को डी गामा आए, फिर फ्रांसो से पुर्तगाली के फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गवर्नर बने। फिर कोचीन में कैसे स्थापना हुआ 1503 में पहला दुर्ग का। फिर उसके बाद से अल्बुकर्क आया, अल्बुकर्क के बाद से एक मतलब कई सारे और भी आए, लेकिन उतने प्रभावशाली नहीं रहे। नीनो दी कुन्हा 1529 में आए, फिर 1538 में गार्सियो द नोरना आए। लेकिन इन सब के बावजूद उनका भारत में ये कुछ जगहों पे, सेलेक्टिव जगहों पे अपना दुर्ग या किला कहा जाए बनाते थे। किला बनाने के बाद से वहाँ से अपना व्यापार करते थे और थोड़ा बहुत भारत की राजनीति में घुसते थे। तो उस समय मतलब शासक जो थे उनके साथ इनके संबंध कैसे थे, ईसाई धर्म का प्रचार कैसे करते थे, कैसे कैसे फिर आगे चल के मुग़लों के साथ, कैसे अकबर के साथ कैसे संबंध थे, जहांगीर क्यों नाराज़ हुआ, शाहजहां क्यों नाराज़ हुआ, फिर कैसे फिर पुर्तगाली कमज़ोर हुए, फिर डच किस तरीके से हावी हुए, अंग्रेज़ों ने कहाँ कहाँ इनको नुकसान पहुंचाया, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि पुर्तगालियों के पतन के कारण। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज अभी का। और तो स्टार्टिंग करते हैं। नीनो दी कुन्हा तक हम लोग पढ़ चुके थे और 1538 में गार्सियो द नरोन्हा भी, जो दमन, सालसेट, चौल, बम्बई, सेट टॉमस, मद्रास, हुगली पे अपना केंद्र स्थापित कर चुके थे। मेन प्रॉब्लम्स आती है 1580 ईस्वी में। भारत में कुछ नहीं होता है, होता पुर्तगाल और स्पेन में, यूरोप में होता है। यूरोप कॉन्टिनेंट में पुर्तगाल और स्पेन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें स्पेन विजयी हो जाता है और पुर्तगाल हार जाता है। तो पुर्तगाल जो होता है वो स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया, के साथ क्या हो जाता है, सम्मिलित हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पुर्तगाल थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। और इसी बीच डच जो होते हैं, डचों का भी दक्षिण पूर्वी एशिया, ईस्टर्न और साउथ, ये जो एशिया होता है इसमें डचों का भी इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है, मतलब उनके भी हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। वो भी आना शुरू कर देते हैं यूरोप से, इसी रास्ते से, जिस रास्ते से केप ऑफ गुड होते हुए वास्को डी गामा आया था। कब? 20 मई 1498 में आया था, कालीकट के, जहाँ का राजा जोमरिन था, बंदरगाह पे, कप्पक ढाबू पे। ठीक है, ऐसे रिवीजन भी करते रहा करिए, जिससे क्या हो जाएगा, क्लियर रहेगा। अब मलक्का पे डचों ने कब कब कहाँ कहाँ से पुर्तगालियों से क्या क्या छीना, ये जरूर चीज़। जैसे मलक्का पे अधिकार कर लिया था। मलक्का पे कब? 1511 में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। ठीक है, मलक्का पे कौन किया था? अल्बुकर्क ने किया था, याद है। जब 1510 ईस्वी में आपका गोवा को जीता था किससे? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता था। कौन? अल्बुकर्क ने जीता था। 1509 में अल्बुकर्क बना था।
ठीक है। 1509 में जैसे ही बना वैसे ही 1510 में गोवा को छीन लिया। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। ये कहाँ का शासक था? पूरा गोवा जो था वो गोवा के आसपास का, उसको बीजापुर बोलते थे, वहाँ से उसने छीन लिया। फिर 1511 में कौन कहाँ क्या मतलब जीता? तो 1511 में मलक्का को जीत लेता है। फिर 1515 में क्या करता है? फारस की खाड़ी में होमरूज को जीत लेता है। तो ये अल्बुकर्क किस तरीके से करता है? अब मलक्का को तो जीत लेता है लेकिन काफ़ी टाइम तक रख नहीं पाता है, और 1641 में क्या होता है? मलक्का को डचों ने भी जीत लिया। ठीक है। अब यहाँ पे मलक्का पे डच का दुर्ग हो गया। किसका दुर्ग हो गया? डच का दुर्ग हो गया। ठीक है। इसी तरीके से 1658 में श्रीलंका, ठीक है, 1658 में श्रीलंका, 1663 में मालाबार, ठीक है, मालाबार 1663 में। सभी दुर्गों पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। किसने? डचों ने। ठीक है, डचों ने 1657 में मलक्का, 1658 में श्रीलंका, 1663 में मालाबार। और जैसे अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों का, जहाँ पे पहले से ही था सूरत में, ठीक है, सूरत में था, उसको पराजित करके वहाँ पे अपना कारखाना खोल लिया। ठीक, कारखाना स्थापित कर लिया। अंग्रेज़ों ने कर लिया। ये अंग्रेज़ ने किया। ठीक है, ये किसने किया? अंग्रेज़ों ने। ये अंग्रेज़ों ने किया। ठीक, 1622 में अपना विस्तार करते हुए पुर्तगालियों को, जैसे होमरूज की सेना में सहाय, मतलब होमरूज जहाँ पर था, होमरूज 1515 में किया था, तो अंग्रेज़ों ने 1622 में उसको भी ले लिया। ठीक है, होमरूज को ले लिया। मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। किसने? मुगलों, मुगलों और मराठों, इन्होंने भी पुर्तगालियों का सहयोग नहीं किया, विरोध किया। हालांकि अकबर के समय में पुर्तगाली के संबंध अच्छे थे, क्योंकि अकबर क्या करता था, मतलब अपने दरबार में ईसाई धर्म के प्रचारक जो थे उनको जेsuit पादरियों को बुलाता था। कब कब? 1580 में एक बार बुलाया, फिर 90 में बुलाया, फिर 95 में बुलाया, लगातार पाँच मतलब बुलाया, कई बार बुलाया। लेकिन जहांगीर के काल में पुर्तगालियों के संघर्ष देखे गए हैं, पाए गए हैं। जैसे 1600 क्या हुआ था? पुर्तगाली जो भारत का समुद्री इलाका था वहाँ पे पुर्तगाली टैक्स लेते थे और मनमानी तरीके से काम करते थे, तो मुगलों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी। इसी वजह से प्रॉब्लम आती थी। तो जहांगीर के काल में मुगलों का पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ था। ठीक है, 1607 1610 में 2 मिशन गोवा भेजा था। कौन? जहांगीर ने। ठीक है, 1607 में और 1610 में। 1613 में पुर्तगालियों के सूरत, मतलब 4 शाही जहाज जब गए थे 1613 में, तो पुर्तगालियों ने उसको लूट लिया था। और जब लूट लिया था तो मुगल बादशाह जहांगीर इससे नाराज़ हुआ और अपने गवर्नर को भेजा था। गवर्नर ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका नाम है मुकर्रब खां। मुकर्रब खां, मुकर्रब खां को भेजता है। कौन भेजता है? जहांगीर भेजता है। ये कौन है? ये मुगल शाही गवर्नर है। ठीक है, कौन भेजता है? जहांगीर। किसके पास भेजता है? ये कौन है? गवर्नर है। ठीक है, किसके पास भेजता है? पुर्तगालियों के पास भेजता है। कि क्या करने के लिए? दंडित करने के लिए भेजता है। ठीक है, मुकर्रब खान ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ, प्लस अंग्रेजों के साथ मिलके क्या करता है? पुर्तगाल को हरा देता है। ठीक है, क्योंकि मुगलों का नौसेना बहुत मजबूत नहीं थी, तो इसी से अंग्रेजों के साथ मिलके पुर्तगालियों को हरा देता है। और उस समय वहाँ का कप्तान कौन था? डाल्टन। ठीक है, कप्तान कौन था? डाल्टन था। ठीक, कप्तान कौन था? डाल्टन था। तो इस तरीके से समुद्र में पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है। अब आ जाते हैं पुर्तगालियों के सभी, जैसे आगरा में, लाहौर स्थित कई सारे गिरजाघर को जहांगीर क्या करता है? बंद करा देता है, परेशान करने का शुरू कर देता है।
शाहजहां से भी पुर्तगालियों के कुछ खास संबंध नहीं थे, क्योंकि जब जहांगीर के विरोध में शाहजहां उठे थे तो वो पुर्तगालियों से सहयोग मांगने गए थे और पुर्तगालियों ने उनका सहयोग नहीं किया था। तो इसी वजह से शाहजहां से भी उनके कोई खास अच्छे संबंध नहीं थे और उन्होंने भी इसका विरोध किया। शाहजहां के काल में 1632 ईस्वी की बात है। 1632 में बंगाल के चटगांव, कहाँ के, बंगाल में चटगांव था, चटगांव में हुगली के पास था। यहाँ पे पुर्तगालियों का यहाँ पे कोठी था और नमक का ये लोग व्यापार करते थे, जिसके बदले ये लोग शाही कोष को हमेशा हर साल 10,000 रुपये, 10,000 टंका ये देते थे। और इसी बीच में इन्होंने क्या किया, मुमताज महल की नौका का अपहरण कर लिया, जिसकी वजह से शाहजहां नाराज हुआ और उसने क्या कर दिया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जो था वो कासिम खां था, बंगाल का गवर्नर कासिम खां था। और उसने पुर्तगालियों के मतलब जाके हमला किया और बहुत सारे पुर्तगालियों को मारा, बंदी बनाया, इस तरीके से। फिर आता औरंगजेब से भी इनका कोई खास संबंध नहीं बन पाया, औरंगजेब के साथ भी, और उसके साथ भी यही समस्याएं रहीं, लड़ाई झगड़े। बंगाल का ये जो हिस्सा था, ये बंगाल का, यहाँ पे हमेशा डाकुओं के साथ मिलके लूटपाट ये सब करते रहते थे। औरंगजेब के समय भी चटका, तो शाइस्ता खां से मिलके समुद्री ढंग से बंगाल का गवर्नर, और मराठों के साथ 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में मराठों ने इनसे सालसेट और बेसिन छीन लिया। ठीक है, बेसिन छीन लिया। और राजकुमारी कैथरीन का विवाह, जब पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन का विवाह होता तो मुंबई जो था, मुंबई द्वीप, ये दहेज में इन्होंने दे दिया था। किसको? ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय को। ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय की विवाह 1661 ईस्वी में होता है। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह होता है, जिसमें उन्होंने क्या किया, 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। जो ब्रिटिश राजा होते हैं। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह होता है और उसमें मुंबई जो द्वीप होता है, मुंबई द्वीप दहेज पे ब्रिटेन को दे देते हैं। इस तरीके से काफ़ी कुछ इनसे भारत की हर चीज़ छीन ली जाती है। ये अलग बात है कि पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए भारत से छोड़ के, गोवा को आज़ादी मिली, बहुत लास्ट में मिली थी। एक और चीज़ था, कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था जो होती थी। काफिला मतलब क्या होता है? काफिला आज भी चलता है, गाड़ियों के साथ मंत्रियों का काफिला, इस तरीके से अधिकारियों का काफिला। तो उस समय पुर्तगालियों ने क्या किया था, कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था, इस व्यवस्था का मेन काम था, समुद्र से रिलेटेड था। ये जो अरब सागर था, अरब सागर में कोई भी जहाज अगर उतरेगी तो उनको पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा, और इस परमिट से उनकी सुरक्षा की जाएगी और वो फिर अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन परमिट की वजह से वो बारूद नहीं रख सकते हैं और गोला बारूद, मतलब ये सब चीज़ें नहीं रख सकते। ये सारी व्यवस्था पुर्तगाली करेंगे। इवन अरब सागर में मुग़ल बादशाह भी अगर उतर रहे हैं तो वो भी परमिट लेंगे तभी वो उतर सकते हैं। ये लोग डाकुओं से व्यवस्था करते थे, सुमेलिया के वहाँ के जो अरब, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के होते थे, जो आज भी हैं उसमें लूटपाट में, तो उससे ये लोग सुरक्षा करते थे। इसी का
ये लोग फ़ायदा उठाते थे। तो उसमें मुग़ल बादशाह को भी इंक्लूडिंग वो लोग उसको भी परमिट के लिए झुकाते थे, और परमिट के साथ ही तभी आप जहाज़ उतारेंगे, अन्यथा आप जहाज़ नहीं उतार सकते हैं। तो ये टोटल सिनेरियो था इनका भारत के बादशाहों के साथ, मुग़ल बादशाह के साथ, मराठों के साथ, इस तरीके से कुछ था। फिर इन्होंने धीरे 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 सारी चीज़ें रेत की तरीके से छूटती चली गईं, जो चीज़ इन्होंने कमाई थी। फिलहाल ये क्वेश्चंस इसमें से बहुत कम पूछे जाते हैं। मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मलक्का भारत में कब पुर्तगालियों का था, कब डचों का था, तो ये सब पूछा जाता है। लेकिन एक सिनेरियो समझ में आएगा। फिर अब पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, कारण क्या था। जैसे क्यों राजाओं के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं बने, क्यों किसी के साथ क्या चीज़ हुआ। तो पुर्तगालियों का पतन, डिक्लाइन ऑफ पुर्तगाली। तो अगर टू द पॉइंट कहा जाए पुर्तगालियों का प्रभाव का, तो पुर्तगालियों के प्रभाव में भ्रष्ट शासन आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंटेड था। दोषापूर्ण व्यापार प्रणाली, ठीक है। फिर धार्मिक, बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, शादी विवाह करवाते थे, जिसकी वजह से सोचते थे कि आसानी से हो जाएगा। वैवाहिक नीति, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। और मुगलों का बढ़ना, उसी बीच मुगल शासक का साम्राज्य का विस्तार होना, उसी बीच में डच और अंग्रेज का, इनसे अच्छी नौसेना का होना और विकसित होना, तो प्रतिद्वंदियों का उदय भी होना। तो ये सब मेन कारण थे पुर्तगालियों के पतन का कारण। अक्सर आ जाता है, तो देखिए, भ्रष्ट शासन, धार्मिक वैवाहिक नीति, मुगल साम्राज्य का विस्तार होना, डच और अंग्रेज जैसे प्रतिद्वंदियों का उदय होना, ये मेन पुर्तगालियों के पतन का कारण था। अब भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि पुर्तगालियों की वजह से क्या क्या चीज़ें भारत में हुई, उसके पहले मतलब क्या क्या चीज़ें भारत में आई, उसका प्रभाव। थोड़ा सेटअप में दिक्कत हो गया था। तो अब पुर्तगालियों का प्रभाव, तो पुर्तगालियों का प्रभाव क्या क्या चीज़ था। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में तंबाकू लाया, जो कि बहुत गलत हुआ। मूंगफली लाया। आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, ये पुर्तगालियों ने सीधे भारत में लाया। क्या क्या चीज़, तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद। बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू, ये भारत में पुर्तगालियों ने दूसरे देशों से लाया। तो ये सब दूसरे देश के थे, लेकिन भारत में ले आए। और जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, ये पुर्तगालियों की देन है। और गोथिक स्थापत्य कला जो होती है, जिससे मंदिरों का निर्माण होता है, तो ये जो कला है, ये पुर्तगालियों की देन है। पहला वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन जो हुआ था 1563 ईस्वी में, गोवा में हुआ था, ये भी पुर्तगालियों की देन थी। और भारत जापान व्यापार जो प्रारंभ का श्रेय जाता भारत और जापान के बीच में, भारत जापान व्यापार जो प्रारंभ का श्रेय जाता है, ये भी पुर्तगालियों को ही जाता। सामुद्रिक गतिविधियों की राजनीतिक समाविष्ट भी पुर्तगालियों की ही देन है। और इस तरीके से पुर्तगालियों का प्रभाव पड़ा था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक नंबर में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का प्रभाव क्या था। तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद। तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद। बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू। और जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक स्थापत्य कला। और पहला वैज्ञानिक ग्रंथ जो था, वो भी 1563 ईस्वी में गोवा में स्थापित हुआ। इस तरीके से पुर्तगालियों के प्रभाव थे। पुर्तगाली खत्म, अगला आएगा हम लोगों का अब डच। ठीक है, डच के बारे में पढ़ेंगे। डच के बाद अंग्रेज आएंगे, डचों के प्रभाव देखेंगे, डचों का फिर उसके बाद से
क्या क्या चीज़ भारत में राजाओं के साथ कैसे कैसे थे, डच क्यों फिर निष्क्रिय हो गए, फिर अंग्रेज कैसे आए, इस तरीके से। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।